हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। तो बच्चों, अभी तक हमने 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपना चैप्टर 1 था हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसको कवर कर लिया। शायद आपको याद होगा, मैं हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर जब भी अपना कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रहा था, एलिमिनेशन रिएक्शन आ रहा था, तो मैं आपको कहता था बच्चों इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हो सकता है आप में से के बच्चों को लगा होगा, जो लेक्चर्स को देखते हैं उनको लगा होगा कि यार हमारे सर को तो आता नहीं है, हमारे टीचर नहीं है, ये तो हमारे फटीचर है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज है केमिस्ट्री का। तो मैं एक्चुअली इसलिए स्किप कर रहा था क्योंकि देखो, किसी रिएक्शन को पढ़ने के जो अलग तरीके होते हैं, उसमें से जो मैं बेस्ट सुटेबल तरीका मानता हूँ वो क्या है। मैं मानता हूं कि पहले किसी इंसान को ये बता दो कि उसको आखिर पहुंचना कहां पर। किसी इंसान को ये बता दो आखिर उसको पहुंचना कहां पर, बाद में उसको ये बताओ कि उसको वहां पहुंचने के इतने सारे रास्ते। तो अगर आपको ये पता लग जाए आपको कहां पर पहुंचना है, तो आप कई बार रास्ते तो खुद भी ढूंढ लेते हो। यही तो बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म है। अगर आपको ये पता लग जाए कि सर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बनेगा, अगर ये आपको याद हो जाए, अगर ये आपको समझ में आ जाए, है ना, उसके बाद क्या होगा, उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ओके, तो रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचाने का रास्ता है। और जरूरी थोड़ी है एक रास्ता हो, उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग पाथ को यूज कर सकते हैं, अलग तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। तो बात आती है कि अगर हम एक रिएक्शन के अलग अलग रिएक्शन मैकेनिज्म बना सकते हैं, तो कुछ लिमिटेड रिएक्शन मैकेनिज्म ही हम क्यों लिटरेचर्स के अंदर पढ़ते हैं, क्यों हमारे टेक्स्ट बुक में लिमिटेड जो है रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखे हैं। इसका कारण है बच्चों, क्योंकि किसी रिएक्शन मैकेनिज्म को देने के लिए, किसी थ्योरेटिकल कांसेप्ट को देने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस तो होना चाहिए ना। तो जिस रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट था, उसी को आपको लिटरेचर में रखा गया है और उसी रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है। आप अपनी तरफ से बहुत सारे ट्रिक्स लगा के रिएक्शन मैकेनिज्म को क्रिएट कर सकते हैं, बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म लिटरेचर में ना लिखा हो, उसको कभी भी अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, अपने किसी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में लिख के मत आना। वो आपका ट्रिक होगा, है ना, वो कोई कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपने निकाला है, वो आपने अभी एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई नहीं करा है। ट्रिक हो सकती है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट लग सकता है, तुक्का लग सकता है, पर तुक्का अभी तक आपका एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई नहीं हुआ। तो चलो, जो ऑर्गेनिक कंसेप्ट अपना जो चैप्टर नंबर 2 है, उसके लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म का आखिर मतलब क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमने 11th क्लास में जो विद्यामंदिर क्लास में, हमने 11th क्लास के अंदर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, पर हमने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के अंदर रिंग एक्सपेंशन को नहीं पढ़ा था और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को भी नहीं पढ़ा था। हम लोग इस लेक्चर 1 में रिंग एक्सपेंशन की स्टडी करेंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं करेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन जब भी हमारे पास में आगे कोई एग्जांपल्स मिलेंगे तब रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। मेनली एल्कोहल्स वाले चैप्टर में रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाले टॉपिक पर आएंगे, पर अभी हम रिंग एक्सपेंशन के जो टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे, किस तरीके का रिंग एक्सपेंशन होता है और कैसे वो कार्बोकेटाइन वहां पर रीअरेंज करे। बाद में पढ़ेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन एक्सेट्रा, है ना। तो चलो, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 ऑफ ऑर्गेनिक कांसेप्ट्स, जिसमें पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माय नेम इज विवेक अर्षा, आई एम फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। लेट्स स्टार्ट लेक्चर 1 ऑफ ऑर्गेनिक कांसेप्ट्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, reactions of organic compound take place in one step or many steps depending upon। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये भी हो सकती है, पर अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है वो एक स्टेप या एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो सकती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करेगा कि वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्शन कंडीशन। जो रिएक्शन कंडीशन है उसके ऊपर, रिएक्टेंट के नेचर, देखो रिएक्टेंट का नेचर मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क है उसके ऊपर, और जो फंक्शनल ग्रुप हमने यूज करा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें होता क्या है कि उनमें जो पहले वाले प्री एक्सिस्टिंग बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और कुछ नए बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन होगा। हो सकता है कि जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो किसी और मॉलिक्यूल के अंदर बने, हो सकता है वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर बने, तो अलग तरीके की रिएक्शंस पॉसिबल है। अब बच्चों, एक जो केमिकल रिएक्शन होती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कहीं भी है, वो रिएक्शन हो सकता है सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो या वो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो। अगर वो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो हम कहेंगे उस रिएक्शन के 3 पार्ट माने जाएंगे। क्या? रिएक्टेंट्स, बाद में प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का स्टेट क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर एक रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसके 3 पार्ट क्या होंगे? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, और उसके बीच वाला पार्ट क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, ना तो वो पूरे तरीके से रिएक्टेंट है ना वो पूरे तरीके से प्रोडक्ट है, उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो जो मान लो चलो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो रिएक्शन 1 जो है वो कंप्लीट होगी और उससे मिलेगा इंटरमीडिएट 1। क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट 1। रिएक्शन 2 बाद में जो स्टार्ट होगी इंटरमीडिएट 2 से स्टार्ट होगी और इंटरमीडिएट 2 से स्टार्ट होने के बाद में अगर रिएक्शन 2 पे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन है वो पूरी हो जाती है तो मुझे रिएक्शन 2 के एंड में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्शन 1 स्टार्ट होगी रिएक्टेंट से, रिएक्शन 2 स्टार्ट होगी इंटरमीडिएट 1 से। अब सोचो कई बार जब पेपर में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे कि एक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट कितने होते हैं, एक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट कितने होते हैं। तो बच्चों देखो, जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है वो कितना होगा? सो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट किसके बराबर होंगे? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसके बराबर होंगे। ओके, फिर अगर कोई पूछे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने होंगे, सो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट किसके बराबर होंगे? लेट नंबर ऑफ स्टेप्स है n के बराबर, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट होंगे n-1। कितने होंगे? n-1। अब बात आती है कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या फर्क है। तो बच्चों देखो, जैसे यहाँ पर मैंने एक एनर्जी प्रोफाइल जो है वो डायग्राम बना रहा हूँ, इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में मैं सिंगल जो स्टेप की रिएक्शन है उसका बना रहा हूँ, तो ये मेरे पास में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बना रहा हूँ, तो ये मेरे पास में रिएक्टेंट है, ये मेरे पास में प्रोडक्ट है। ओके, तो अब बच्चों ये जो स्टेट है इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांजिशन स्टेट। एक स्टेप था तो ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि जो मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है उसके लिए, अगर एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए बनाऊंगा, जैसे रिएक्टेंट था इस तरीके से, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट 1। ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ये क्या मिलेगा? TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1। ये में क्या मिलेगा? TS2 ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो यहाँ पर फर्क क्या है बच्चों, कि जो हमारे पास में इंटरमीडिएट होता है वो एक पोटेंशियल वेल होता है, जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है? वो एक पोटेंशियल वेल होता है, इंटरमीडिएट का पोटेंशियल वेल होगा। ओके, और जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो हमेशा पीक पोजीशंस पर होता है। ट्रांजिशन स्टेट कहाँ होते हैं? पीक पोजीशंस। अब बच्चों देखो, एक स्टेप में एक ही पीक पोजीशन होगी, इसलिए अगर सिंगल स्टेप की रिएक्शन है तो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन पूरी हो रही है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे। इंटरमीडिएट कितने मिलेंगे? n-1, नंबर ऑफ पीक्स -1, मतलब कितना मिलेगा यहाँ पर? इस वाली रिएक्शन की बात करें, इस प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें 2 स्टेप है तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना होगा? 1। वैसे अगर रिएक्शन में 3 स्टेप होते तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने होते? 2। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आखिर होता क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट वही होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स वगैरह, ये सब कुछ होते हैं, मतलब चार्ज, न्यूट्रल वगैरह सारे हो जाते हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके टॉपिक को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। ट्रांजिशन स्टेट के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर हम ट्रांजिशन स्टेट के टॉपिक को लेके आएंगे। ओके, पर अभी हमारे पास में यही है कि, और एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी हमारे पास में क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फर्क क्या होता है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या है, और वही वो फंसे रह जाते हैं। ओके, अब बात देखो यहाँ पर क्या आता है कि अगर कोई सिंगल स्टेप की रिएक्शंस है, जैसे एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन, उसमें अलग तरीके के रिएक्टेंट्स यूज कर रहा हूं। रिएक्टेंट्स मतलब कैटेगरी तो सेम है, अलग अलग तरीके उनके टाइप्स हो गए। जैसे अलग तरीके के एल्कीन्स एक ही रिएक्शन में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन पार्टिसिपेट करें, अलग तरीके के एल्कीन्स एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन पार्टिसिपेट करें। ओके, तो अगर मेरे पास में कोई सिंगल स्टेप की रिएक्शन है बच्चों, तो सिंगल स्टेप की रिएक्शंस में जो एज ऑफ रिएक्शन होगा वो कैसे निकालेंगे? So for a single step reaction, for a single step reaction, for a single step reaction, यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन का जो एज होता है, मतलब कितने आसानी से वो हो सकती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
इट्स ट्रांजिशन स्टेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट। फिर बात करते हैं एज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो एज है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो अगर हम एज की बात करें या रेट की बात करें, बेटर होगा यहाँ पे शब्द का यूज करते हैं रेट। रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ I1। I1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंटरमीडिएट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको मार्क कर लें। क्या किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन का जो रेट होगा वो उसके ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, और कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होगा वो उसके इंटरमीडिएट वन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। उसका रेट तभी हाई होगा जब उसका इंटरमीडिएट वन जो होगा वो मोस्ट स्टेबल हो। ओके, तो ये तो मैंने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं वो सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप्स की हो सकती हैं। मल्टीपल स्टेप की रिएक्शंस होगी तो बहुत सारे इंटरमीडिएट उसके अंदर बनेंगे। बहुत सारे मतलब कितने बनेंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स -1। और हर एक स्टेप का, हर एक रिएक्शन का अपना क्या होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स। तो चार्ज इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? चार्ज इंटरमीडिएट होता है हमारे पास में कार्बोकेटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बेनाइन जो नेगेटिवली चार्ज है, और अनचार्ज इंटरमीडिएट या जो न्यूट्रल इंटरमीडिएट है वो होते हैं फ्री रेडिकल, या होते हैं हमारे पास में कार्बीन्स। कौन से होते हैं? कार्बन। अब बच्चों इसमें जो आर है वो क्या हो सकता है? वो कोई एल्काइल ग्रुप है, वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो हेलोजन एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इंटरमीडिएट बने हैं, अगर कोई आपसे उनके एग्जाम्पल पूछे कि कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, वैसे कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल लिखे तो ये बन गया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। और एग्जाम्पल लिखे तो हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। और कोई एग्जाम्पल लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला कार्बोकेटाइन। कौन सा हो जाएगा? ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अगर वो कार्बेनाइन का लिखे तो आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन। ओके, अगर इसकी बात करें तो ये मिथाइल कार्बेनाइन हो जाएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये CCl3- ये भी हमारे पास में एक तरीके का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कहाँ पढ़ा था हमने ये? कहाँ पढ़ा था रिएक्शन इंटरमीडिएट? याद करो, आपको याद होगा हमने पढ़ा था हेलोफॉर्म रिएक्शन के सेकेंड लास्ट स्टेप में ये बनता है और एसिडिफिकेशन करने पे हेलोफॉर्म बन जाता है, याद है ना? तो ये इंटरमीडिएट बनता है। और अगर मैं अनचार्ज इंटरमीडिएट की बात करूं तो देखो, जैसे कुछ फ्री रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। फ्री रेडिकल की बात करें, जैसे ये मेरे पास में बेंजीन रिंग है, इसके पड़ोस वाले कार्बन में फ्री रेडिकल आ गया, बेंजालिक फ्री रेडिकल बन गया, है ना? अगर हम बात करें CCl2, ये बन गया डाइक्लोरोकार्बन। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकते हैं। अब मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्या बताया? अगर किसी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट्स बनते हैं, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं और हमें रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो हम क्या चेक करेंगे जी? पहला जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी कौन से वाले रिएक्शन में ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी जिस रिएक्शन में ज्यादा होगी उस रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। ओके, अभी तक हमने मेजर माइनर ड्रग की बात नहीं करी है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट की बात करें तो दो कैटेगरी हो जाती है, चार्ज इंटरमीडिएट एंड अनचार्ज इंटरमीडिएट। जो चार्ज इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन होते हैं, और जो अनचार्ज इंटरमीडिएट है वो रेडिकल्स होते हैं और वो कार्बिन होते हैं। ओके, अब यहां तक हमने इसके अंदर पढ़ लिया है। अब इसके आगे वाले टॉपिक को हम चेक करते हैं। इसके आगे क्या हमारे पास में कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों देखो, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बड़ा आसान है। रेडिकल और कार्बोकेटाइन का मिक्स करता है। कैसे मैच करेगा? टर्शियरी ब्यूटाइल एंड 1 डिग्री बेंजाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल जो अपने पास में फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री बेंजाइल के बराबर है। ये याद रखना, जो भी आपके पास में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है, दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, मेनली मैं कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं, इट इज बेस्ड मेनली ऑन हाइड्राइड एफिनिटी। बच्चों आपको पता होगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हाइड्राइड एफिनिटी को यूज करते हुए ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला गया। ओके, हाइड्राइड एफिनिटी क्या होता है? हमारे पास में कोई कार्बोकेटाइन है, अगर वो H- से बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर CH बॉन्ड बन जाएगा और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, है ना? अब देखो, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज, ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी।
और जो कार्बोकेटाइन रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा वो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी रिलीज, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी रिलीज। जितनी ज्यादा यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, उतना ही कम यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हम फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन की बात करें तो सेम ऑर्डर काम करता है। 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो होगा, टर्सरी ब्यूटाइल जो फ्री रेडिकल होगा उसका स्टेबिलिटी 1 डिग्री बेंजाइल ज्यादा होगा। 1 डिग्री बेंजाइल के कंपैरेटिवली कौन होता है, 1 डिग्री एलाइल। उससे कम कौन सा है, 3 डिग्री एल्काइल। टर्सरी ब्यूटाइल को छोड़कर रिमेनिंग 3 डिग्री एल्काइल उससे कम होगी। क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल की बात करें बच्चों, तो टर्सरी ब्यूटाइल में हमारे पास में कितने होते हैं, 9 अल्फा एच होते हैं। कितने होते हैं, 9 अल्फा एच। रिमेनिंग जो टर्सरी एल्काइल की बात होगी उसके अंदर क्या होगा, लेस देन 9 अल्फा एच की बात करें, लेस देन 9 अल्फा एच की बात करें। ओके, बाद में 2 डिग्री एल्काइल, देन 1 डिग्री एल्काइल, देन मिथाइल। ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कैसे निकला आपको पता होगा, इट इज बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। जो कार्बोकेटाइन में ये वाला जो ऑर्डर काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सेम कार्बोकेटाइन ऑफ रेडिकल में ये वाला ऑर्डर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान ऑर्डर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगा। अब कार्बेनाइन में देखो क्या होता है, कार्बेनाइन में एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी उतनी कम। तो इसमें देखो क्या है कि कॉन्जुगेशन के कारण जो बेंजाइल कार्बेनाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कॉन्जुगेशन के कारण जो बेंजाइल कार्बेनाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बेंजाइल से कम स्टेबल कौन सा होता है, एलाइल कार्बेनाइन, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन थोड़ा कम है, कॉन्जुगेशन तो है पर थोड़ा सा कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी उससे कम। अब उसके बाद कौन सा आता है, मिथाइल कार्बेनाइन, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में कौन सा आएगा, कोई भी आप कह सकते हैं कि आपके इसमें जैसे इथाइल कार्बेनाइन, ये से कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बच्चों वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ा देगा। जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो हम कंसेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, डेट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर एन एटम। एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटम्स के सरफेस जितना ज्यादा चार्ज होगा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। और जो कार्बेनाइंस है उसमें आपको याद कर रखना है कि बेंजाइल एलाइल पहले आएगा, 3 डिग्री वाला तो बहुत सबसे बाद में आएगा। 3 डिग्री जो आपके पास में एल्काइल है वो सबसे एंड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे, उससे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, उससे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज्यादा स्टेबल मिथाइल, उससे ज्यादा स्टेबल एलाइल, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बेनाइन अभी तक है जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो कौन सा है, बेंजाइल। बाकी आपको पता है कि मीसोमेरिक इफेक्ट नाम की भी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इवन फ्री रेडिकल्स तो किसी के साथ भी कॉन्जुगेशन वो स्टेबल ही होते हैं, है ना। चाहे आप कोई भी ग्रुप ले लें, साइनाइड ग्रुप ले लें, तो भी वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कोई बच्चे सोच रहे होंगे अरे ये कैसे हो गया कि साइनाइड कैसे स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो बच्चों फ्री रेडिकल जो होता है ना उसको वो कभी इस तरीके से कैटेगराइज नहीं करता कि ग्रुप जो है माइनस एम है प्लस एम, वो चेक करता है कि ग्रुप कैसा है, ग्रुप कॉन्जुगेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ग्रुप कॉन्जुगेशन कर सकता है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और अगर ग्रुप कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। कॉन्जुगेटेड वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा बढ़ाएगा और जो नॉन कॉन्जुगेटेड वो ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। कार्बोकेटाइन तो बिल्कुल चेक करेगा, कार्बोकेटाइन चेक करेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बेनाइन भी चेक करेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कार्बेनाइन पसंद करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़े हुए हो तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कार्बोकेटाइन चेक करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़े हो ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। फ्री रेडिकल चेक करेगा कि यार कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो उसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता हो। अगर उसके साथ वो कॉन्जुगेशन करेगा तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत हाई होगी। देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं, आप सोच के मुझे बताना कि कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं एक फ्री रेडिकल यहां बनाऊं, यहां साइनाइड रखूं, और एक फ्री रेडिकल में यहां पर बनाऊं और यहां साइनाइड रखूं। आप देखो ये जो मैंने सेकंड वाला फ्री रेडिकल बनाया है वो कॉन्जुगेटेड फ्री रेडिकल है साइनाइड से,
जबकि ये तो कॉन्जुगेटेड नहीं है। कॉन्जुगेटेड फ्री रेडिकल बच्चों हमेशा ही क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है। आई आपको बात समझ में? तो याद क्या कहेंगे सर, फ्री रेडिकल तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। सर आपने इतनी तो बातें कर ली कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है, फिर सर आपने ये कैसे लिख दिया कि टर्शियरी ब्यूटाइल ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल से, जबकि सर टर्शियरी ब्यूटाइल तो नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो मैंने कहा ना बच्चों कि मेन स्टेबिलिटी ऑर्डर तो हाइड्राइड एफिनिटी से निकलता है। किससे निकलता है? हाइड्राइड एफिनिटी से। हाइड्राइड एफिनिटी वो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला गया है। इवन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी जो होता है वो हाइड्रोजन एफिनिटी से निकाला गया। ओके, जब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाले गए तो उसमें उन स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है उसको एक्सप्लेन करा गया, उनको यूज करा गया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है वो थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स है और रिएक्शंस जो हीट लिबरेट हो रही है वो एक एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है। ओके, जब भी आप एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कांसेप्ट के इस तरीके से फंस जाओ कि कौन करेक्ट है कौन गलत है, तो याद रखना एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट ही सही होता है। थ्योरेटिकल कांसेप्ट तो एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। जो थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स के अगेंस्ट है वो थ्योरी गलत है। दैट मींस हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास में जो बेंजालिक स्टेट है, जो बेंजालिक फॉर्म है, वो एल्काइलिक जो है स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? ऐसा गलत है क्योंकि आप देख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बेंजालिक फ्री रेडिकल और बेंजालिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा। बच्चों ये तो हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था उसका ठीक ठाक हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिंग एक्सपेंशन। उसके लिए मैं अपना आपको थोड़ा बहुत छुपा लूंगा क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ आपका सारा फोकस रिंग एक्सपेंशन पे हो, मेरे चेहरे पे, है ना? तो हम पढ़ते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो बच्चों अब हम आगे रिंग एक्सपेंशन ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइन के टॉपिक, फिर उसके बाद रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में पहले एक 5 मेंबर रिंग है, ये हो गया हमारे पास में एक 5 मेंबर रिंग, और इस 5 मेंबर रिंग के पड़ोस में यहाँ पर जो एडजेसेंट कार्बन एटम है इस पर है पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। रिंग एक्सपेंशन की पहली कंडीशन है। रिंग एक्सपेंशन कब होगा? जब आपके पास में कोई भी रिंग के पड़ोस में जो कार्बन एटम है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। बट इसके अब एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अब रिंग एक्सपेंशन तब होगा जब वो रिंग एक्सपेंड होकर मोर स्टेबल हो जाए। जब वो रिंग एक्सपेंड होकर मोर स्टेबल हो जाए। अब जो अगर आप बताएं कि यहाँ पर अगर पता करें यहाँ पर कि एक तो हमारे पास में 5 मेंबर रिंग है, एक तो रिंग कौन सी है? 5 मेंबर, और एक रिंग है हमारे पास में 6 मेंबर रिंग। तो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग में एंगुलर स्ट्रेन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल रिंग होगी, ये तो मिट ही गया, मैं लिख ही देता हूं इसको। अगर मैं लिखूं एक तो 5 मेंबर रिंग की बात करूं और एक 6 मेंबर रिंग की बात करूं, तो बच्चों 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग में अगर आप एंगुलर स्ट्रेन का कंसेप्ट लगाते हैं, एंगुलर स्ट्रेन तो आपको पता ही है 11th क्लास में पढ़ा था, एंगुलर स्ट्रेन का कंसेप्ट लगाते हैं तो स्टेबिलिटी जो आएगी वो 6 मेंबर रिंग की ज्यादा आएगी एज कंपेरिजन टू 5 मेंबर रिंग। ये हमने पढ़ा था एंगुलर स्ट्रेन के कंसेप्ट में। 11th क्लास के नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। उसी चीज को देखा आप अप्लाई कर रहे हैं कि अपने पास में यहाँ पर क्या होगा, एक 5 मेंबर रिंग है, इस 5 मेंबर रिंग के पड़ोस वाले कार्बन पे, रिंग के बाहर वाले कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब इस कार्बन के पास में ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इन ग्रुप में से क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि एक कोई भी, जैसे यहाँ इस साइड का कार्बन कार्बन बॉन्ड या इस साइड का कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होकर क्या करेगा? वो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। क्या होगा? इस वाले कार्बन के साथ में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और फाइनली इस वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा। इसके देखो यहाँ पर मैंने फिर कलर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो यहाँ मेरे पास में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला एटम तो इस वाले एटम के साथ में बॉन्ड बना लेगा, बट इस वाले एटम पे अब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरे पास में 3 मेंबर जो थे वो 3 मेंबर एज इट इज है, उसमें कुछ भी नहीं चेंज आया।
ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहा, पर इस वाले बॉन्ड के इस वाले कार्बन एटम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, वो दो का मेरे पास में जो ग्रुप थे मिथाइल ग्रुप वो, और वो ग्रीन वाले बॉन्ड के यहाँ इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो कितने मेंबर रिंग हो गया, पहले रिंग में मेंबर कितने थे, 5, अब रिंग में मेंबर कितने होंगे, 6। तो 5 मेंबर से क्या हो गया, ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब जो 6 मेंबर रिंग बनी है, इस 6 मेंबर रिंग के अंदर अब होगा मिथाइल शिफ्ट, है ना, CH3 माइनस का शिफ्ट होगा। जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पर क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप है इसका शिफ्टिंग होगा, ताकि और भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। तो अगर हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करा लेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या करा, इस वाले ग्रुप को यहाँ लेके आ गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो देखो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनली मेरे पास में जो पॉजिटिव चार्ज आया वो यहाँ पर आ गया। अब आगे कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो मेरे पास में है वो 3 डिग्री का बन चुका है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के ऊपर है, और 6 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो अब बात ये है कि स्क्रीन पर मेरे पास में 3 तरीके के कार्बोकेटाइन है ना। पहले वाला कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन हुआ, सेकंड वाला कार्बोकेटाइन बना, सेकंड वाले कार्बोकेटाइन में मेरे पास में मिथाइल शिफ्ट हुआ, और थर्ड वाला कार्बोकेटाइन बना। अब मुझे ये जज करना है कि इन तीनों कार्बोकेटाइन में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। पहले जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको चेक कर लेते हैं कि इसमें 35% जो मिक्सचर में होगा ये वाला कार्बोकेटाइन होगा, 35% ये होगा, 20% जो होगा ये वाला कार्बोकेटाइन होगा, और 45% जो होगा ये वाला कार्बोकेटाइन होगा, है ना। 35% तो मेरे पास में ये होगा, 20% ये होगा, और 45% ये होगा। तो बच्चों देखो कॉमन सेंस लगाओ, अगर फाइनल मिक्सचर में ये 35% है, दैट मींस 65% जो था, 65% जो था मेरे पास में जो पहले वाले कार्बोकेटाइन का पार्ट था वो रिंग एक्सपेंशन कर चुका था। 100% में से 35% ही बचा है, दैट मींस 65% जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका था, वो कंज्यूम हो गया था, 65% कंज्यूम हो गया था। और जो 65% है उसमें 20% इसी पार्ट में रहा, और 45% आगे बढ़ गया, है ना। दैट मींस ये क्या बता रहा है कि 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है, क्योंकि परसेंटेज 6 मेंबर रिंग के कंपाउंड्स का ज्यादा है। ओवरऑल परसेंटेज 6 मेंबर जो कंपाउंड जो कार्बोकेटाइन है उसके ज्यादा होंगे। अब मुझे पता लगाना है कि 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग में इसका परसेंटेज 35 है, इसका परसेंटेज 20 है, इसको मैं जज कैसे करूं, है ना, कि किसका परसेंट ज्यादा होगा किसका परसेंटेज कम होगा, इसको जज कैसे किया जाए। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, देखो बच्चों ये एक ट्रिक है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है, उससे आंसर अपना आ जाता है, 100% आंसर आता है। देखो क्या है इसमें, इसमें रिंग में कितने मेंबर है जी, 5 मेंबर है। अब ये वाला जो मेरे पास में कार्बोकेटाइन है इसके अल्फा एच काउंट करो, 3 अल्फा एच यहाँ पर होंगे, 3 अल्फा एच यहाँ पर होंगे, और एक अल्फा एच एटम यहाँ पर होगा। तो ओवरऑल इसके अल्फा एच हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 7। तो 5 + 7 कितना होता है, 12। तो 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस सेकंड वाले कार्बोकेटाइन की तरफ आते हैं। सेकंड वाले कार्बोकेटाइन में देखो रिंग में मेंबर कितने, 1 2 3 4 5, है ना। रिंग में कितने हो जाएंगे हमारे पास में 6 मेंबर यहाँ पर रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। रिंग में टोटल 6 मेंबर प्रेजेंट है, तो 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बन जाएगी। उसके बाद में ये जो कार्बोकेटाइन है इसके लिए अल्फा एच कितने होंगे, तो यहाँ पर अल्फा एच 2 और यहाँ पर अल्फा एच 1 हो जाएगा। तो अब मेरे पास सॉरी यहाँ तो अल्फा एच कोई भी नहीं होगा, यहाँ कोई अल्फा एच नहीं होगा, तो यहाँ पर इसके अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा एच है। तो 6 + 2 कितना होता है, 8। तो ये तो 12 है और ये 8 है। तो बात आती है कि जो 12 वाला था वो 8 में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है। 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, 6 मेंबर रिंग, इसलिए ये कन्वर्ट इसके अंदर हो गया। अब आगे ये जो मेरे पास में 6 मेंबर रिंग वाला कार्बोकेटाइन बना, ये आगे रीअरेंजमेंट क्यों कर रहा है, अगर ये मिथाइल शिफ्ट कर लेगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जो इस वाले कार्बोकेटाइन में चेक करो कितने मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। 6 मेंबर रिंग के साथ में ये जो कार्बोकेटाइन है इसके अल्फा एच कितने, अल्फा एच कितने होंगे, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 और 2 यहाँ पर कितने होंगे मेरे पास में 6, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो देखो यहाँ पर क्या है, 8 से ज्यादा स्टेबल तो 12 है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो जाए। अब मुझे ये पता लगाना है कि इससे ज्यादा स्टेबल ये कैसे है, जबकि दोनों की संख्या तो 12 ही आ रही है। ये क्यों है, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर। ओके, ये कंसेप्ट अगर आप लगाते हैं तो आपको इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये हमने रिंग एक्सपेंशन का पहला केस पढ़ा है जिसमें 5 मेंबर रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर रिंग के अंदर हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और
कंसेप्ट को आगे बढ़ा। देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास में क्या है कि यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग के पड़ोस में इस वाले कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है। अब एक H प्लस आयन का अटैक करा। देखो बच्चों हमें पता है कि डबल बॉन्ड पर जब H प्लस आयन अटैक करेगा तो पहले स्टेप में जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बनेगा। तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है ना? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा, ये H प्लस आयन जो है यहाँ आकर चिपकेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बच्चों यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मेरे पास में आया है, इसमें आप चेक करो इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट में कितने मेंबर रहेंगे जी? 5 मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे एडजेसेंट टू द कार्बोकेटाइन। फिर इस कार्बोकेटाइन के लिए अल्फा H कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वही तो केस है जो भी हमने करा था, 7 वाला। तो 5 + 7 कितने हो गए जी? 5 + 7 कितने हो गए? यहाँ पर 12 हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, रिंग एक्सपेंशन कराते हैं। अगर रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अब 6 मेंबर रिंग बनी। 6 मेंबर रिंग में इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अल्फा H कितने? यहाँ पर 2 अल्फा H है। तो 6 + 8 कितना? 6 + 2 कितना हो गया? यहाँ पर 8 हो गया। फिर वो क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा। मिथाइल शिफ्ट कर लेते हैं, इससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो ओवरऑल आपके पास में एडजेसेंट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। इस वाले कार्बोकेटाइन के लिए चेक करो कितने मेंबर रिंग है, रिंग कितने मेंबर की है? 6 मेंबर की है। और अल्फा H कितने हैं? 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 + 6 कितना हो गया? फिर से आ गया 12। बिल्कुल वही केस है, कोई डिफरेंस आया ही नहीं है अभी तक। लास्ट वाले केस में क्या था, सम करते क्या आ रहा था? 5 + 7, 6 + 2 और 6 + 6। अब ये कितना है? 5 + 7, 6 + 2 और 6 + 6। तो बताओ किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा? इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। उससे कम परसेंटेज इसका होगा, उससे कम परसेंटेज इसका होगा। 5 मेंबर रिंग मेजर प्रोडक्ट होगा या 6 मेंबर रिंग होगा? 6 मेंबर रिंग। आई बात समझ में? 6 मेंबर रिंग। अब बात करते हैं, अगर कोई क्या करे कि आपको ऑप्शंस क्रिएट करके दे और ऑप्शंस में जैसे आपको ये प्रोडक्ट बना के दे दे, इसका यहाँ पर क्या करे, ये कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ के दे दे, ये कार्बोकेटाइन है यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ के दे दे, और ये वाला कार्बोकेटाइन आपको ऑप्शंस में ना दे, तो अब आपको जज करना है कि इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा कार्बोकेटाइन जो है मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। बच्चों कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएगा? ए बनाएगा या बी बनाएगा? बिल्कुल इसमें आंसर क्या आएगा? ए। ओके, जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं। अब आगे देखो, एक नॉर्मल सा रिंग एक्सपेंशन आपको बताता हूं। मेरे पास में एक 5 मेंबर रिंग है, बिल्कुल जी एक 5 मेंबर रिंग है। इस 5 मेंबर रिंग में देखो यहाँ पर इस वाले कार्बोकेटाइन के लिए अल्फा H कितने हैं? एक ही अल्फा H है, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसमें करते हैं रिंग एक्सपेंशन, बॉन्ड को शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब चेक करो कितने रिंग में मेंबर कितने हो गए? रिंग में मेंबर कितने हो गए? 6 हो गए। अब इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा H कितने हैं? 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। कितने हो गए इसके अंदर? 4 अल्फा H हो गए। तो 6 + 4 कितना हो गया? 10। तो बताओ ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बहुत ज्यादा है, दैट मींस ये वाला इससे बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये पूरा पूरा रिंग एक्सपेंशन कर जाएगा। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये आपके पास में जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 10% ही होगा और ये आपके पास में 90% होगा, क्योंकि ये उससे बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब आगे देखो, चेक करते हैं। अगर मैं 4 मेंबर रिंग की बात करता हूं कि एक 4 मेंबर रिंग है, उसके पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 मेंबर रिंग एंगुलर स्ट्रेन है, इससे ज्यादा स्टेबल तो 5 मेंबर रिंग होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो जी आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बन गई 5 मेंबर रिंग। बच्चों जो 4 मेंबर रिंग है, इसके जो कार्बोकेटाइन के लिए वो जो नंबर कैलकुलेट करे थे, सम करे थे, उसको कैलकुलेट करे थे। 4 मेंबर रिंग तो 4, और अल्फा इसके लिए कितने हैं? 1 2 3, और यहाँ पर कितना होगा मेरे पास में? यहाँ पर आएगा 1 4। तो अगर आप इसके अल्फा H का वैल्यू चेक करें तो 3 अल्फा H और चौथा अल्फा H यहाँ पे, तो इसके पास में 4 अल्फा H होंगे। अगर इसका 4 अल्फा H है तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर इसमें रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। 5 मेंबर रिंग है और अल्फा H कितने होंगे? यहाँ पर 1 अल्फा H यहाँ पर होगा, 2 अल्फा H यहाँ पर होंगे, तो 3 अल्फा H हो गए। अब कितना आएगा? 8। तो भाई यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? दोनों में अगर आप चेक करें तो 8 और 8 में अब चेक करेंगे रिंग के अंदर मेंबर कितने हैं। 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर रिंग। तो अगर मैं कार्बोकेटाइन का नाम रख दूं, जैसे इसका नाम है A और इसका नाम है B, है ना, तो अब
अमिताभ बड़ा है कि बच्चन बड़ा है? बच्चन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ओके, बच्चन मतलब बी बोला, अमिताभ मतलब ए। अब आगे देखो यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं, यहाँ से मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा लूं, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि 3 डिग्री का हो जाएगा। पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री का। इस 3 डिग्री वाले के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रिंग कितने हैं? 5। और अब आपके पास में अल्फा एच कितने होंगे? 3 अल्फा एच तो यहाँ पर होंगे, 2 अल्फा एच यहाँ पर होंगे, 2 अल्फा एच यहाँ पर होंगे। तो 5 + 7 कितना होता है? 12। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, समझ गए? तो अगर आप इसमें काउंट करें कि परसेंटेज क्या आएगा, तो बच्चों देखो ये जो है वो 5% ही होता है, ये जो है इसमें 20% होता है, और इसमें ये जो है वो 75% होता है। ओवरऑल इसमें जो मेजर प्रोडक्ट आपको देगा वो ये वाला देगा। इन दोनों में पूछे ए और बी में मेजर कौन सा होगा? बी होगा। ओके, और जो सी यहाँ पर है ये सबसे ज्यादा मेजर होगा। आई बात समझ में? तो बच्चों ये जो टॉपिक है हमने पढ़ा है रिंग एक्सपेंशन का। रिंग एक्सपेंशन कब करना है? जब मोर स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो। 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग एक्सपेंशन करेंगे, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन करेंगे। 6 से 7 मेंबर रिंग एक्सपेंशन जो है वो नहीं करते, है ना, इजीली नहीं करते, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 7 मेंबर रिंग, तो 6 से 7 मेंबर रिंग एक्सपेंशन नहीं करते। 3 से 4 मेंबर रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, 3 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग में एक्सपेंशन कर सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहां तक हमने टॉपिक पढ़ लिया रिंग एक्सपेंशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और मैं फिर से प्रकट होने वाला हूं। तो बच्चों रिंग एक्सपेंशन के टॉपिक को पढ़ने के बाद में अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो देखो अलग तरीके के सबस्ट्रेट हम यूज कर सकते हैं और उनकी जो जनरली जो केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट देखो हमारे पास में क्या है कि अगर एल्केन जो है वो सबस्ट्रेट है, एल्केन हमारे पास में सबस्ट्रेट है, तो एल्केन मेनली कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? उनमें वो या तो हाइड्रोजन एटम के सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होंगे, सब्स्टिट्यूशन किसी भी ग्रुप के साथ में हो सकता है, या एल्केन का कंबशन रिएक्शन हो रहा होगा। अगर हम एल्कीन्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन्स की कौन सी रिएक्शन होगी? एल्कीन्स मेनली एडिशन रिएक्शन देते हैं, जहां पर भी डबल बॉन्ड है वो एडिशन रिएक्शन कर सकता है, तो एडिशन रिएक्शन हो सकती है। और हमें बताया है कि एल्कीन में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, हैलोजन डेरिवेटिव के चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था, तो उसमें ये भी पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। एल्काइंस के अंदर क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और एडिशन रिएक्शन हो सकती है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्काइल हैलाइड में क्या हो सकता है? सोचो देखो एल्काइल हैलाइड में लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है ना, सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन का हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन का हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हो सकती है ना। फिर अल्कोहल में क्या हो सकता है? अल्कोहल में डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो सकती है, अल्कोहल में अगर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो सकती है तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबल है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH पॉसिबल है, एलिमिनेशन पॉसिबल है और ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। ईथर्स की बात करें तो ईथर्स में इतनी तरीके की रिएक्शंस पॉसिबल। वैसे ऑलमोस्ट हर तरीके के सबस्ट्रेट में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन जो होती है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की तरह उनमें पॉसिबल होती है। तो बच्चों इसी पर बेस्ड जो है आगे हमारे पास में अब है इलस्ट्रेशन 1। इस इलस्ट्रेशन 1 में आपको कुछ रिएक्शन दे रखी है, आपको जज करना है कि रिएक्शन का आखिर कैटेगरी क्या होगा, है ना। तो देखो इलस्ट्रेशन 1 अब यहाँ पर क्या है? सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है। मैं इसको थोड़ा बहुत आपकी सुविधा के लिए इसको नीचे कर लेता हूँ। आई होप अभी आपको सबको विजिबल होगा। देखो इसमें इलस्ट्रेशन 1 क्या है? सम केमिकल रिएक्शंस आर shown below. Classify each as addition reaction, elimination reaction and substitution reaction. इनको 3 कैटेगरी में आपको क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास में एक एल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया। ब्रोमीन, इससे देखो दोनों जगह पे यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन जुड़ा। तो बच्चों जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो कौन सी है? वो एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है वो? एडिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन में देखो मेरे पास में एक अल्कोहल है, H+ आयन का यूज करा और हीट करा, तो पहले हमें ये पता लगाना होता है कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो H+ आयन और हीट करेंगे तो ये कंडीशन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगी, डी एडिशन में अल्कोहल करेगा, एल्कीन बन जाएगा। तो बच्चों ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, ये एक एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, वाटर मैंने लिया, Cl ग्रुप हट गया और OH आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। फोर्थ रिएक्शन की बात करें, चलो इसमें लिख भी देते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन है। सेकंड वाली रिएक्शन कौन सी है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन कौन सी है? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो फोर्थ वाले में देखो आपके पास में ये एक एमाइड है,
एमाइड की रिएक्शन अगर H2O से करा रहे हैं तो देखो इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O तो रिटेन करेगा, NH सिंगल बॉन्ड CH3 हट जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन ही हो गया। क्या हो गया? एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोलाइसिस भी है और सब्स्टिट्यूशन भी है, तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। पांचवी रिएक्शन की बात करें तो देखो फिफ्थ रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एल्काइल ब्रोमाइड हो गया। ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक OH के साथ में, माइनस ऑफ HBr, तो Br हटाते हैं, H हटाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो साफ साफ नजर आ रहा है ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। सिक्स रिएक्शन की बात करें तो सिक्स में देखो नाइट्रोबेंजीन है, Br2 लिया FeBr3 की प्रेजेंस में, और जो Br एटम है वो मेटा पोजीशन पर आ गया, तो इसमें हाइड्रोजन एटम यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेवंथ रिएक्शन की बात करते हैं तो सेवंथ रिएक्शन में क्या होगा, देखो मेरे पास में लिथियम था, लिथियम हटा और हाइड्रोजन आ गया, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एट्थ रिएक्शन की बात करें तो जो एट्थ वाली रिएक्शन है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कीटोन से रिएक्शन कर रहा है और वो एक एडिशन रिएक्शन होगा, अभी तक तो एडिशन ही हुआ है इसके अंदर, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है। नाइन्थ रिएक्शन की बात करें तो नाइन्थ वाले में आपके पास में बेंजाइल नाइट्राइड है, साइनोबेंजीन हो गया एक तरीके से, H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रेशन इसमें हो गया तो O एटम जुड़ गया यहाँ पर और H2 यहाँ पर, तो ये तो एडिशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हो गया? ये एडिशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद में आपके पास में ये वाला कंपाउंड है COCl AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे, Cl हट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, वो यहाँ आकर जुड़ रहा है, तो यहाँ रिंग क्लोजिंग भी हुआ और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, क्योंकि Cl एटम सब्स्टिट्यूट हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन 2 से बॉन्ड बन गया। तो बच्चों ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर रिंग क्लोजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिंग क्लोजिंग। देखो मैंने रिंग क्लोजिंग कहा है, याद रखो मैंने रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं करी है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन अलग चीज होती है। उसके बाद में बात करते हैं, ये मेरे पास में देखो अल्कोहल है, कंसिडर H2SO4 से रिएक्शन कराया, तो इसमें देखो नोट करो कि 5 मेंबर रिंग था, अब 6 मेंबर रिंग बन गया, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन भी हुआ है, इसमें रिंग एक्सपेंशन भी हुआ है इस वाले के अंदर, और साथ साथ में यहाँ पर एलिमिनेशन भी हुआ है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन भी है और रिंग एक्सपेंशन भी है। ओके, ट्वेल्थ वाली रिएक्शन की बात करें तो आपके पास में ये एक एल्कीन है, HCl से रिएक्शन कराएंगे और क्लोराइड जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो रहा है और साथ साथ में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी हुआ, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी हुआ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन भी यहाँ पर होगा। ओके, तो बच्चों इस तरीके से रिएक्शन को मैंने कैटेगराइज कर दिया, तो बड़ा आसान सा एक तरीके से आपका प्रैक्टिस हो गया। इसका देखो यूज क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि इसका यूज क्या है, क्योंकि नॉलेज तो वही है जो हमारे काम है, पढ़ने के टॉपिक वही हमारे यूजफुल है जो हमारे काम आ सके। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या, कोई अगर आपको कहता है कि ये एक अल्कोहल था, इससे आपने एक एल्कीन बना दिया, तो आपने क्या यूज करा होगा जी? आपने कोई डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा होगा, तो आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर क्या यूज करा? H+ आयन। और अगर कोई आपको कहता है कि आपने नाइट्रोबेंजीन लिया है, नाइट्रोबेंजीन की मेटा पोजीशन Br एटम जुड़ गया है, तो आपने यहाँ पर क्या करा होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ Br जुड़ा होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो था वो H+ आयन के फॉर्म में हट जाएगा और Br+ आके जुड़ जाएगा, तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इससे आपको पता लग गया सबस्ट्रेट का यूज करा है। अगर कोई कहता है आपके पास में ये वाला जो है सबस्ट्रेट है, इससे ये वाला प्रोडक्ट बना है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करा है, तो आप देख सकते हैं कि CH3- को यहाँ अटैक कराएं और MgBr को यहाँ जोड़े तो बन जाएगा, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन रिएक्शन है। ओके, अगर कोई आपको कहे कि ये वाला आपके पास में कंपाउंड था, इस वाले कंपाउंड की जो रिएक्शन है, इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन जो है ये आपके पास में एक अल्कोहल था, इस अल्कोहल की रिएक्शन जो है आपने किसी रिएजेंट से कराई, इस अल्कोहल की रिएक्शन आपने किसी रिएजेंट से कराई और एल्कीन बन गया, तो आप क्या कहेंगे? ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर क्या करें कि पहले डिहाइड्रेशन करें, OH ग्रुप को हटा दें। तो अगर आप OH ग्रुप को हटा देंगे, अगर आप इसमें से OH ग्रुप को हटा देंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। अगर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो पहले एक डबल बॉन्ड को मैं हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पर हो जाएगा जी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, और रिंग एक्सपेंशन के बाद में एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, है ना। यहाँ से क्या होगा? H+ आयन एलिमिनेट हो जाएगा।
तो बच्चों इस तरीके से अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने पता लग जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है वो पता लग जाए, रिएजेंट पता लग जाए कि ये रिएजेंट इस वाले रिएक्टेंट पर अटैक करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हेल्प मिलेगा। और आपकी सुविधा के लिए ये पूरा एक टेबल बना रखा है। इस टेबल को आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, एल्केन्स जो है कौन सी रिएक्शन करते हैं, एल्कीन्स कौन सी करते हैं, और अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव तक पूरा यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसको अच्छे से आप पढ़ें। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन का जो पूरा इलस्ट्रेशन था, इसके जो भी आंसर्स थे वो आंसर यहाँ पर हैं, और साथ साथ में देखो इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड लाइक C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड N अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, वो तो मैं कह ही रहा था, मल्टीपल बॉन्ड से एडिशन रिएक्शन करेंगे। प्लस रिएक्शंस 1, 8, 9 एंड 12 आर एडिशन रिएक्शंस। आगे reactions of organic compound that result in formation of multiple bond are elimination reactions. एंड में मल्टीपल बॉन्ड बन गए तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे। ओके, रिएक्शंस इन व्हिच वन ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर सब्स्टिट्यूएंट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने क्लासिफाई कर लिया था। जो रिएक्शन नंबर 10 था उसमें देखो क्या हो रहा था, रिंग क्लोजर हो रहा था। रिएक्शन नंबर 10 में क्या हो रहा था, रिंग क्लोजिंग हो रहा था। रिएक्शन नंबर 11 में क्या हो रहा था, रिंग एक्सपेंशन हो रहा था। और रिएक्शन नंबर 12 में क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो रहा था। ओके, अब हम पढ़ते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों लोग एक रिएक्शन पहले पढ़ लेते हैं। मेरे पास में देखो ये एक एल्कीन है, उसकी रिएक्शन मैंने HBr से कराई, और HBr से किस तरीके से रिएक्शन कराई कि इससे जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है वो मेजर प्रोडक्ट बना। मैंने ब्यूट 1 इन लिया और ब्यूट 1 इन की रिएक्शन, इसका नाम लिख देते हैं, ये मेरे पास में ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन की रिएक्शन अगर हम HBr से कराते हैं तो जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है, जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है वो मेजर प्रोडक्ट है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है वो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है, और जो 1 ब्रोमो ब्यूटेन है वो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है। ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। माइनर कह सकते हैं ये ट्रेसेस के अंदर हो जाएगा, या कह सकते हैं ना के बराबर होगा। तो मेजर अपने पास में जो प्रोडक्ट होगा वही होगा मेजर, मतलब मोर देन 90% अप टू 99% आपके पास में प्रोडक्ट आएगा। अब इसमें देखो स्टेटमेंट को पढ़ो और पहले इसके रिएक्शन को देखो, आप समझ लो। इस रिएक्शन में एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना, दैट मींस इसमें जो रिएजेंट अटैक कर रहा है वो एक पर्टिकुलर रीजन पे ही तो अटैक कर रहा है। इसमें जो Br माइनस आयन का, जो इसमें Br माइनस आयन का अटैक हो रहा है, वो अटैक जो है वो एक पर्टिकुलर कार्बन पे ही तो हो रहा है, और एक पर्टिकुलर कार्बन पे ज्यादा प्रोडक्ट जो है अटैक कर रहा है और वहां पर मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। तो बस देखो यहाँ पर क्या है, इट इज ऑफन द केस दैट एडिशन रिएक्शन, ये एक एडिशन रिएक्शन है, एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस में इन प्रिंसिपल प्रोसीड टू मोर देन वन प्रोडक्ट। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है एडिशन रिएक्शन में और एलिमिनेशन रिएक्शन में, पढ़ा है हमने पहले स्वेलन क्लास में पढ़ा है। प्लस 1 butene might add HBr to give 1 bromobutane or 2 bromobutane, depending upon which carbon of the double bond receives the hydrogen in which the bromine. If one possible product out of the 2 or more are formed preferentially, then the reaction is said to be reducible. तो बच्चों क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके पास में अगर हम कहें कि एक पर्टिकुलर रिएजेंट पे ही रिएजेंट जाके अटैक कर रहा है बार बार, तो बोलेंगे वो रिएक्शन कैसी है, वो रेजियो सेलेक्टिव है, और उससे एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके पास में बनने वाला है। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, रेजियो सेलेक्टिव हो जाएगी। ओके, कुछ रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के अगर हम और एग्जांपल यहाँ पे ले तो देखो, अगर मैं इस वाली रिएक्शन की बात करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और मेरे पास में यहाँ पर हो गया CH3 हो गया। अगर बच्चों इसकी रिएक्शन जो है मैं करा दूं, अगर इसकी रिएक्शन मैं ब्रोमीन से करा दूं और साथ में हीट करूं, तो अब देखो ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पे जो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एलाइलिक ब्रोमाइड बनेगा। कौन सा बनेगा, एलाइलिक ब्रोमाइड। दैट मींस ये रिएक्शन भी रेजियो सेलेक्टिव है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट होने के लिए हाइड्रोजन तो बहुत सारे थे। कौन कौन से थे, ये भी था, ये भी था और ये भी था, बट इसमें रिएक्शन इस वाले पर हो रही है। तो कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा जो है आपके आसपास प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेनली एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर होता है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे भी हो रहा है। तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो इसमें अगर कोई एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर बन रहा है, तो हम बोलेंगे वो जो रिएक्शन है वो एक रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, वो एक तरीके की रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो बच्चों देखो क्या है,
अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट के अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते थे, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास में प्रोडक्ट के अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते थे और कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो मेजर अमाउंट में बना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल आइसोमर जो मेजर अमाउंट बना है, तो बोलेंगे वो रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। कैसी है? रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। आप ये स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं दैट formation of a particular structural isomer in major amount। अगर किसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसके अलग तरीके के स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकते हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आइसोमर मेजर अमाउंट में बन रहा है तो वो एक रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। और अगर आप कहें कि जो स्ट्रक्चर आइसोमर है वो तो कॉमन है, जो स्ट्रक्चर बना प्रोडक्ट का वो तो कॉमन है, बट जो स्ट्रक्चर बना है जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसमें भी अलग अलग तरीके के स्टीरियो आइसोमर बन सकते थे, और उन स्टीरियो आइसोमर में कोई एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ज्यादा अमाउंट के अंदर बन गया, तो ऐसी रिएक्शन कैसे कहलाएगी? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाएगी। तो यहां पर क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। देखो स्टीरियो आइसोमर पे तो तब पहुंचोगे जब तुम स्ट्रक्चर आइसोमर पे जाओगे। फॉर्मेशन ऑफ अ स्टीरियो आइसोमर इन एक्सेस अमाउंट। कोई एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर का अगर एक्सेस अमाउंट बन रहा है तो वो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होगी। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आइसोमर बनेगा तो वो रिजियो सेलेक्टिव होगी। तो आप रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन को स्ट्रक्चर सेलेक्टिव रिएक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर सेलेक्टिव रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऐसे ही अपने तरीके से याद करने का तरीका हो गया, दीज आर स्ट्रक्चर सेलेक्टिव रिएक्शन। और जो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है वो स्टीरियो आइसोमर के रिस्पेक्ट में सेलेक्टिव रिएक्शन है। जैसे देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है, अपने पास में एक एल्कीन है, एल्कीन पर ब्रोमिनेशन कराया। जब एल्कीन पे ब्रोमिनेशन कराते हैं तो देखो ऑब्जर्व क्या करा गया, ये ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है कि इसमें जो ब्रोमिनेशन हो रहा है वो एंटी एडिशन हो रहा है। एंटी एडिशन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो वेज पोजीशन पर होगा तो यहाँ पर कहाँ होगा? डैश पर होगा। दैट मीन्स यहाँ जो आइसोमर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ट्रांस बनेगा। तो इसमें ट्रांस वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और सिस वाला कैसा बनेगा? माइनर बनेगा। तो ट्रांस वाला कैसा होगा? यहाँ पर मेजर होगा, और जो सिस वाला होगा वो कैसा होगा? माइनर होगा। तो ट्रांस एक स्टीरियो आइसोमर है, ट्रांस ज्यादा बना तो रिएक्शन कैसी होगी? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। वैसे देखो एक एल्काइन है, 11th क्लास में रिएक्शन पढ़ा था। एल्काइन का रिएक्शन अगर लिनार कैटालिस्ट से कराते हैं तो यहाँ पर सिस एल्कीन बनता है। कौन सा बनता है? सिस एल्कीन। आपको ट्रिक भी बताया था याद करने का तरीका कि अगर एल्काइन की रिएक्शन हम लिनार कैटालिस्ट से कराते हैं जिसमें हम किसका यूज करते हैं? पैलेडियम का, तो आपको मैंने कहा था पैक से याद रखना है ना। पैक से रिएक्शन क्या था? अगर हम क्या यूज करते हैं इसमें लिनार कैटालिस्ट मतलब पैलेडियम का यूज करते हैं, तो पैलेडियम की रिएक्शन अगर एल्काइन से कराते हैं और उसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो उससे कौन सा बनेगा? सिस एल्कीन बनेगा। और इसमें अगर हम बर्च रिडक्शन करते हैं, कौन सा रिडक्शन करते हैं? बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन का आपको ट्रिक बताया था मैंने, बेट। क्या बताया था? बेट। बर्च रिडक्शन देखो यहाँ पर क्या है, अगर इसी का रिएक्शन आप कराते लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ऐसा करने पर यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर ट्रांसब्यूटुइन बनता, जबकि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है? सिस का। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं लिनार कैटालिस्ट यूज कर रहा हूं तो जो एल्काइन है, जो ब्यूटुआइन है, वो क्या कर रहा है? वो सिस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। और अगर मैं इसमें बर्च रिडक्शन का यूज करता हूँ, लिथियम लिक्विड अमोनिया या सोडियम लिक्विड अमोनिया का यूज करता हूँ, तो यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनता है। डेट मीन्स जहां पर ग्रुप्स जुड़ने थे, जहां पर हाइड्रोजन एटम जुड़ने थे, उन ग्रुप्स का पोजीशन नंबर फिक्स था और उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो अलग अलग था। लिनार कैटालिस्ट में कौन सा बनेगा? सिस बनेगा। और बर्च रिडक्शन में कौन सा बनेगा? बर्च रिडक्शन का मतलब बेट। बेट में कौन सा बनेगा आपके पास में? ट्रांस। बड़ा आसान तरीका है, लिनार कैटालिस्ट में पैलेडियम के प्रेजेंस में बनेगा सिस और बर्च रिडक्शन में कौन सा बनेगा? ट्रांस। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बने तो उस रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसका, देखो क्या दिया है।
If the reaction products are such that the stereoisomer may be formed, a reaction that yields one stereoisomer preferentially is said to be stereoselective. In the addition of the bromine to cyclohexane, for example, cis and trans 1,2-dibromocyclohexane are both possible product. cis भी बन सकता है, trans भी बन सकता है, but trans यहाँ पर major product होगा. Since the trans isomer is the only isolated product due to anti-addition, the reaction is stereoselective. That is यहाँ पर trans वाला product जो होगा वो major होगा, cis वाला minor होगा. Trans वाला product आज तक isolate करा गया. इसलिए मैंने कहा कि ये observation है. क्या है? Observation. ये स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया. अब बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक. ये जो स्टीरियो स्पेसिफिक है बच्चों, ये एक्चुअली रिएक्टेंट पर लगता है. किस पर लगता है? रिएक्टेंट पे. देखो यहाँ पर क्या है. दिस टर्म इज अप्लाइड टू केसेस इन विच स्टीरियोआइसोमर्स रिएक्टेंट बिहेव डिफरेंटली. अगर आप किसी रिएक्शन में कोई स्टीरियोआइसोमर लेते हैं और वो एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्टीरियोआइसोमर लेते हैं, उस रिएक्टेंट के अलग अलग स्टीरियोआइसोमर रिएक्शन के एंड में अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, तो हम कहेंगे कि वो आपके पास में जो रिएक्शन है, दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. कैसी रिएक्शन है? स्टीरियो स्पेसिफिक. दैट मींस अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है कि उन रिएक्शंस के अंदर आपको एंड में कोई एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर जो आपने लिया था वो आपको एक पर्टिकुलर तरीके का प्रोडक्ट देगा. देखो जैसे यहाँ पर अगर हम सिस ब्यूट टू इन लेते हैं, 11th क्लास में पूरा हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा था. अगर मैं सिस एल्कीन में ब्रोमिनेशन करता हूँ, एंटी एडिशन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? रेसिक मिक्सचर मिलेगा. क्या मिलेगा? रेसिक मिक्सचर मिलेगा. और अगर मैं ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेसो कंपाउंड मिलेगा. ओके, 11th क्लास में आपको मैंने रिटाया था ट्रांस के बारे में. क्या अगर हम एंटी एडिशन कर रहे हैं और एल्कीन कैसा है? ट्रांस. बच्चों देखो ट्रांस में और ई एल्कीन में फर्क होता है. अगर मैं यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा देता तो वो ट्रांस एल्कीन नहीं होता, वो ई एल्कीन होता. कौन सा होता? ई एल्कीन. ई आइसोमर कहलाता. जबकि यहाँ पर दोनों ग्रुप कौन से हैं? मिथाइल. तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास में? ये एक ट्रांस एल्कीन है. कौन सा एल्कीन है? ट्रांस एल्कीन. आपको मैंने ट्रिक क्या बताया था 11th क्लास के अंदर कि जो ट्रांस एल्कीन होते हैं, है ना, जो ट्रांस एल्कीन होते हैं उनमें आइडेंटिकल ग्रुप का एंटी एडिशन करने पे मीजो कंपाउंड बनता है. तो आपको मैंने कहा था एटीएम रूल. एटीएम रूल क्या है? एंटी एडिशन ओवर ट्रांस एल्कीन, एंटी एडिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स over trans alkene give meso compound. Anti addition of two identical groups over trans alkene give meso compound. वैसे देखो सिन एडिशन में क्या होता है ना, ये तो एंटी एडिशन की बात थी. अगर आप बात करें सिन एडिशन में क्या होता है? सिस एल्कीन है और ट्रांस एल्कीन है. सिस एल्कीन भी है और ट्रांस एल्कीन भी है. सिस एल्कीन जो है वो सिन एडिशन में देता है मीजो और ट्रांस एल्कीन जो है वो देता है रेसिक मिक्सचर. इसको याद करने का देखो तरीका क्या है? इसका याद करने का तरीका है एमएससी. एमएससी का रूल क्या? एमएससी रूल का मतलब क्या है? 11th क्लास में याद करा था हमने. एमएससी रूल क्या हो जाएगा? वी ऑब्टेन मीसो कंपाउंड बाय सिन एडिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स. वी ऑब्टेन मीसो कंपाउंड बाय सिन एडिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स ओवर सिस एल्कीन. वी ऑब्टेन मीसो कंपाउंड बाय सिन एडिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स ओवर सिस एल्कीन. ट्रांस में नहीं मिलेगा मीसो कंपाउंड, सिस के अंदर मिलेगा यहाँ पर अगर हम सिन एडिशन की बात करेंगे. और अगर हम एंटी एडिशन की बात करते हैं तो एटीएम रूल आप याद रखना. एटीएम रूल क्या है? एंटी एडिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स ओवर ट्रांस एल्कीन विद मेसो कंपाउंड. दैट मींस एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे तरीके के स्टीरियो आइसोमर को बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक. ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. और इसके कुछ और एग्जांपल देखें. जैसे देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास में ये वाला सबस्ट्रेट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. ये वाला तो अपने पास में प्रोडक्ट, और इसमें जो दो सबस्ट्रेट यहाँ पे लिए गए हैं, जो रिएक्टेंट लिए गए वो ये है. एक तो रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये वाला. ये दो रिएक्टेंट.
अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है उसको मैं मतलब जो फैक्ट आपको दिया गया है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्ट यहाँ पर क्या है, ये सिस एल्कीन है और ये ट्रांस एल्कीन है। लिखा गया है कि सिस एल्कीन का जब एल्कोहलिक केमिस्ट्री रिएक्शन करा रहे थे तो जो डिहाइड्रेशन सिस एल्कीन का ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है, गलत बोल दिया था मैंने। सिस आइसोमर का जब हमने एल्कोहलिक केमिस्ट्री के साथ रिएक्शन करा के डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराया तो फास्ट रिएक्शन हुआ और इससे रिएक्शन कौन सा हुआ, स्लो रिएक्शन। ऐसा क्यों, देखो उसको समझते हैं। ऐसा इसलिए, देखो अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं, अब देखो मैं ग्रुप्स को लगा रहा हूं। मेरे पास में यहाँ पर ये है टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, और यहाँ पर ये क्या है, ब्रोमीन एटम। अगर ब्रोमीन एटम है तो याद रखो कि ये जो एल्कोहलिक केवेज है वो क्या करेगा, ब्रोमीन एटम से एंटी पोजीशन पे, ब्रोमीन एटम से एंटी पोजीशन पे जो नीचे वाला ग्रुप में होगा उससे क्या करेगा, उससे वो हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा, उससे वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा इस तरीके से। तो देखो जो हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा वो कौन सा होगा, ये वाला हाइड्रोजन एटम होगा। अब ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो आसानी से बेस इस पर अटैक करेगा और रिमूव कर देगा। अब मैं बनाता हूं ये जो ट्रांस वाला है उसको, बच्चों देखो ट्रांस वाले में क्या होगा कि जो टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो तो ये रहा, ये आपके पास में टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया और इसमें जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे लगा है। दैट मीन्स अब जो हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा वो कहीं यहीं से कहीं होगा, है ना, यहाँ से मान सकते थे या आप यहाँ से मान सकते थे, कोई भी हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर सकते थे। तो अब देखो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे पास में हाइड्रोजन एटम है जो रिमूव होगा, इन दोनों में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो बेस है, जो बेस होगा वो यहाँ पर आसानी से अटैक कर जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और आसानी से वो एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, जो बेस है उस बेचारे को ये टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। तो यहाँ पर स्टेरिक एंट्रेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेरिक एंट्रेंस। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट काम कर रहा है बच्चों, वो कौन सा काम कर रहा है, स्टेरिक एंट्रेंस का। अब स्टेरिक एंट्रेंस काम कर रहा है मतलब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जो सिस आइसोमर है वो तो फटाफट रिएक्शन कर जाएगा, ट्रांस वाला भी कर सकता है, पर ट्रांस वाले की रिएक्शन क्या होगी, रिलेटिवली स्लो। तो अलग अलग तरीके के स्टीरियो आइसोमर जो है एक रिएक्टेंट के, वो अलग अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी आपके पास में, वो रिएक्शन आपके पास में होगी स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और अगर एक रिएक्शन के एंड में अगर एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, तो जो स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं उनमें से अगर एक स्टीरियो आइसोमर अगर एक्सेस में बनेगा तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो जाएगी। और अगर एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक हमारा लेक्चर 1 जो है वो पूरा होता है। लेक्चर 1 को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना और जो लास्ट वाले टर्म्स हैं इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। अपने आने वाली क्लास के अंदर जो है आपको एक चीज पहले मेंटली प्रिपेयर करके आना है, जो आपने 11th क्लास के अंदर कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के जो टॉपिक पढ़ा था, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का टॉपिक पढ़ा था और जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े थे, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस।